सुल्तान डाकू को, इसी हिंदुस्तान में एक डाकू गुजरा सुल्तान डाकू को जब फांसी के तख्ते पे लटकाया जा रहा था तो उससे पूछा जा रहा था कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है। जवाब दिया सुल्तान डाकू ने कि मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी माँ को मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए और जब मुझे फांसी दी जाए तो उस वक्त मेरी माँ मुझे अपनी आंखों से फांसी पर लटकता हुआ देखे। उसकी ये ख्वाहिश पूरी की गई। माँ ने बहुत मना किया कि मैं अपने बेटे को फांसी पे लटकता हुआ नहीं देख सकता। कहा माँ अगर तेरे बेटे की ख्वाहिश ये है तो तुझे अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करना चाहिए। माँ सामने आ गई। कहा बेटे तुझे फांसी दी जा रही है और तूने ये शर्त लगा दी कि मेरी माँ मुझे देखे। माँ अपने बच्चे के हाथ में पैर में खरोंच बर्दाश्त नहीं करती है, फांसी कैसे बर्दाश्त कर लेगी। क्यों तू मुझे जीते जी मारने के लिए अपने सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा जल्लादो, आए जल्लाद, अब अगर कोई और ख्वाहिश मेरी पूरी कर सकते हो तो बताओ। कहा कोई और भी ख्वाहिश है। कहा एक और है। कहा क्या है। कहा कि मेरे साथ साथ अगर हो सके तो मेरी मां को भी फांसी दे दो। कहा यह क्या बात रही, जुर्म तुमने किया, मर्डर तुमने किए, कत्ल तुमने किए, चोरियां और डकैतियां तुमने डाली और कह रहे हो फांसी मेरे साथ मेरी मां को भी दो। कहा हां, इसकी वजह यह है कि जब मेरी उम्र 5 साल की 6 साल की थी और मां ने मुझे 1 दिरहम देकर भेजा था दुकान पर और कहा था कि बेटे दुकान से 2 अंडे ले आओ। मैं 2 अंडे लेने के लिए जब दुकान पर गया तो मैंने दुकान से 2 अंडे ले लिए और पैसे देना मैं भूल गया। दुकानदार ने भी पैसे नहीं लिए, भूल गया। और मैं वो 2 अंडे लेकर जब मैं घर पे आया तो मैंने कहा माँ ये 2 अंडे भी मिल गए और पैसे भी बच गए। माँ ने कहा क्या हुआ। कहा उसने मांगे नहीं, मैंने दिए नहीं। उसने पूछा पैसे, मैंने दे दिए, वो समझा कि मिल गए, उसने मांगा नहीं। माँ ने कहा शाबाश बेटा, ये मेरी माँ है। उस दिन जब मेरी उम्र 5 साल की थी उसने मेरी पीठ थपथपाई। का बेटा इस गरीबी में तुमने मेरी कितनी अच्छी मदद की। उस दिन के बाद मेरी हिम्मत बढ़ गई। फिर मैं अंडे के बाद मुर्गी चोर बना, फिर बकरी चोर बना, फिर गाय और बैल चोर बना, फिर मैं और बड़ा चोर बना, फिर डाकू बना, फिर लोगों को मार मार कर माल लूटने लगा। फिर मैं मर्डर करने लगा, जो सामान नहीं देता उसका कत्ल कर देता। अगर उसी वक्त मेरी मां ने एक थप्पड़ मेरे चेहरे पे मारा होता और मेरी उंगली पकड़ कर ले जाकर उस दुकानदार के पास जाकर उसका पैसा दे दिया होता और कहती मेरी माँ कि ये बच्चा भूल गया था या झूठ बोला था, ये पैसा तुमको नहीं दिया, तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। मुझे इतना बड़ा चोर बनाने में, मुझे इतना बड़ा डाकू बनाने में मेरी माँ का रोल है। आज मैं फांसी के तख्ते पे लटक रहा हूँ। माँ ये तुम्हारी देन है, माँ ये तुम्हारी तरबियत है जिसकी वजह से मैं फांसी के फंदे पे लटक रहा हूँ, आज तख्तेदार पे लटक रहा हूँ। मां के पास अपने बेटे के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन कानून कानून था, इसलिए सुल्तान डाकू को तख्तेदार पे लटका दिया गया और उसकी मां को उसके घर पहुंचा दिया गया। माएं अपने बच्चे को तरबियत देकर अब्दुल कादिर जिलानी भी बना सकती हैं और मां अपने बच्चों की तरबियत न देकर सुल्तान डाकू भी बना सकती हैं। मदर्स लेप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। मां की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चा मां की गोद से जो तरबियत सीखेगा वो सीखता है, और बच्चे को अगर मां ने नहीं सिखाया तो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से कोई अच्छा लड़का अच्छी तरबियत लेकर नहीं उठेगा। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ नजर डालो, जिनको लोग आज बड़े पीर साहब का नाम देते हैं।
12 साल की उम्र में एक काफिले के साथ गए। मां ने इनको 40 अशरफियां दी और कुर्ते के दामन में सिल दी और फरमाया, बेटे हालात चाहे कितने खराब हो, कभी झूठ मत बोलना। अब्दुल कादिर जिलानी 12 साल की उम्र में काफिले के साथ जा रहे हैं। रास्ते में चोरों ने, डाकुओं ने पूरा काफिला लूट लिया, सबका सामान लूट लिया। लूटते हुए इस बच्चे के पास आए। जी जी, तेरे पास भी कुछ है? 12 साल का बच्चा। हाँ है। क्या है? का 40 अशरफी हैं? 40? हाँ, कहाँ है? कुर्ते के दामन में। ये उसको खोला, जो सुई से सिला हुआ था उसके धागे को काटा उन चोरों ने, फाड़ा, देखा 40 अशरफी। कहा, बेटा इतनी महफूज जगह पर इसको सिल दिया था तुम्हारी मां ने, तुमने मुझे बता क्यों दिया? मैं तो यहां तक जांच ही नहीं कर पाता, मैं तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, और जब ये माल छुपा था तो तुमने क्यों बता दिया हमें? फरमाया कि मेरी मां ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटे हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी मां का कहना माना है। आप इनको लेना चाहें ले लें, लेकिन मैं अपनी मां की नाफरमानी नहीं कर सकता। इस बात का चोरों पर इतना गहरा असर हुआ, इतना गहरा असर हुआ कि उन तमाम चोरों ने अपने सरदार को बुलाया और तमाम डाकुओं को इकट्ठा करके पूरी बात बताई। जब पूरी बात बताई तो उन चोरों ने कहा कि ये बच्चा अपने माँ की इतनी बात मानता है, अपने माँ का इतना कहना मानता है, और हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी, हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी चोरी में गुजर गई, डकैती में गुजर गई, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी जो है गुनाहों के कामों में, शराब नोशी में और डाकू में और डाका जनी के अंदर गुजर गई। हमारा क्या होना चाहिए? हमारा अल्लाह क्या अज़ाब होगा? ये सारी बातें उन चोरों ने आपस में की और फिर कहा कि सबका सामान लूटा हुआ वापस कर दो और अल्लाह ताला से आज ही तौबा करो। चोरों ने उसी दिन तौबा की, सबका लूटा हुआ सामान वापस कर दिया और कहा यह बच्चा जब इतनी बात मानता अपनी माँ का, और हमें अपने रब की नाफरमानी करने से फुर्सत नहीं मिलती। सब चोरों का ने सामान लौटा दिया। इस एक बच्चे के सच बोलने की वजह से सबका सामान मिल गया और उन चोरों को, उन डाकुओं को हिदायत भी मिल गई। माएँ इस तरीके से तरबियत दिया करती थी अपनी औलाद को, माँ इस तरीके से तरबियत दिया करती थी अपनी औलाद को। आज की माएँ क्या तरबियत देती हैं शायद आपको मालूम ना हो। आपको इसी बिहार का एक वाकया बताता हूँ, आपकी सरजमीन का वाकया बताता हूँ, और ये वाकया पटना की सरजमीन का बतलाता हूँ। आज से कोई तकरीबन 20-22 साल पहले की बात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बहुत ही गरीब धोबी, कपड़ा धुलने वाला, जो दूसरों के कपड़े धुल धुल कर पैसा कमाता था और अपने घर का गुजर बसर करता था, लेकिन उसने अपने बच्चे को अच्छी तालीम देने के सिलसिले में, अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के चक्कर में उसने अपने दिन रात एक कर दिया और अपने छोटे से बच्चे का नाम पटना के कॉन्वेंट स्कूल में लिखा दिया। बच्चा धीरे धीरे पढ़ता गया और अच्छी तालीम हासिल करने के बाद उसने किसी तरीके से इंटर कर लिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ने के बाद चूंकि वो धोबी एक मिनिस्टर के कपड़े भी धोता था, इसलिए मिनिस्टर से उसके किसी तरीके से अच्छे ताल्लुकात हो गए और उसने मिनिस्टर से सिफारिश करके अपने बच्चे की आला तालीम के लिए गुजारिश करके उसको लंदन भिजवा दिया। मोहल्ले में बड़ा शौक था, खुश था, एक धोबी का बेटा, वाह धोबी की किस्मत देखो। धोबी ने क्या अपने बच्चे को पढ़ाया, धोबी का बेटा तो आज लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ये बेटा 4 साल के लिए लंदन चला गया। उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, उस जमाने में टेलीफोन ये रिसीवर वाले थे, या लेटर
1 साल 3 साल 3.5 साल मुकम्मल करने के बाद बेटे ने एक लेटर लिखा अपने बाप को, पिताजी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है हमारे यहां और आप हमारी तरफ से चिंता करना छोड़ दीजिए। मैंने यहां इंग्लिश में ये डिग्री ले ली है और मैंने यहां अपने मिजाज से अपनी आदत से मेल खाने वाली एक क्रिश्चियन लड़की से शादी भी कर ली है। बाप को धक्का लगा, लेकिन सोचा कि ये बेटे की पर्सनल जिंदगी है, चलो शादी कर ली, कोई बात नहीं। उसको उसके मिजाज के मुताबिक लड़की मिल गई, अच्छी बात है। पूरे 4 साल करने के बाद बेटे ने अपने बाप को लेटर लिखा कि पिताजी मैं फला फला दिन दिल्ली उतरूंगा और फिर दिल्ली से फला फला ट्रेन से मैं पटना की स्टेशन पर उतरूंगा, आप मुझे लेने के लिए आ जाना। इस 4 साल की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। बाप अभी भी धोबी था, लोगों के कपड़े धुलकर अपने घर का खर्चा चलाना उसकी आदत थी। पता चला कि आज मेरा बेटा दिल्ली उतर गया और ट्रेन पर बैठकर कल आएगा। बाप अपने ही हुलिये में चंद लोगों को लेकर स्टेशन पहुंचता है। इन ईसाई मिशनरियों ने क्या दिया और कॉन्वेंट स्कूलों ने क्या दिया वो मैं बतला रहा हूं आपको, बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन सुनिए यह हकीकत है। मदरसों से नफरत करोगे तो ये दिन देखना पड़ेंगे। ट्रेन आती है, एक कोच से लड़का निकलता है और उसकी क्रिश्चियन बीवी भी निकलती है जो भी हिंदी से नावाकिफ है, जो बिल्कुल हिंदी नहीं जानती है। पटना की रेलवे स्टेशन पर ये लोग उतरते हैं, गले मिला जाता है। बाप ने अपने बेटे को फर्ते मोहब्बत में सीने से चिपका लिया कि आज मेरा बेटा पढ़ लिख कर आया है। क्रिश्चियन लड़की थी, वो क्या जाने भारतीय सभ्यता को, न उसने सर पे ओढ़नी डाली और हिंदू भाइयों में जैसे पैर छुए जाते हैं ससुर के, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बाप ने सोचा कि हम इंग्लैंड का जो हाल है वही होगा, यहां आएगी तो धीरे धीरे सब देख लेगी, संभल जाएगी। बाप ने फर्ते मोहब्बत में अपने बच्चे का, अपने बेटे का, अपनी बहू का सारा सामान उठाकर अपने सर पर लाद लिया। बाप बाप होता है। चलो अब मेरी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, मेरा बेटा पढ़ लिख कर आया है, मिनिस्टर से बात करके उसको नौकरी लगवा देंगे, या इतनी बड़ी डिग्री मिल गई है वो उसको खुद ही नौकरी मिल जाएगी। फर्ते मोहब्बत में बाप ने सामान उठा लिया अपने सर के ऊपर और लेकर चलने लगा। उसकी बीवी समझ नहीं पाई कि ये कौन आदमी है और कुलियों की तरह अपने सर पर सामान कैसे लाद लिया। उसने पूछा हु इज ही। क्रिश्चियन लड़की अपने पति से, हस्बैंड से पूछती है हु इज ही, वो कौन है जिसने ये सामान अपने सर पर लाद लिया। 4 साल लंदन में पढ़कर आने वाले लड़के ने देखा कि मेरी बीवी मेरी बाप को बहुत बुरी नजरों से देख रही है और ऐसा तो कभी लंदन में होता नहीं था। तो उसने आइडेंटिटी छिपा ली, ये नहीं बताया कि ये मेरा बाप है। उसने कहा क्या हुआ, हु इज ही, कौन है। लड़के के मुंह से जुमला निकला ही इज माई सर्वेंट, ये मेरा नौकर है। बाप चाहे कितना बड़ा गंवार रहा हो, लेकिन टूटी फूटी इतनी अंग्रेजी तो जानता ही था। बाप आगे आगे सामान उठाकर चल रहा था। जब उसकी बीवी ने पूछा हु इज ही, वो कौन है,
और उस पर बेटे ने जवाब दिया ही इज माई सर्वेंट, तो कदमों के नीचे से जमीन सरक गई। दिल को चोट लगी। एक मर्तबा तो सोचा काश जमीन फट जाती, मैं जमीन में धंस जाता। क्या यही दिन देखने के लिए अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डाला था? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने मिनिस्टर से सिफारिश करके मैंने लंदन पढ़ने के लिए भेजा था? और क्या लंदन में 4 साल रहने के बाद ये वो सीख कर आएगा? बेटे ने जो जवाब दिया उस पर बाप को इतना सदमा नहीं हुआ जितना सदमा फ्यूचर को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर होने लगा कि अब मेरी जिंदगी तो चंद दिनों की है। ये अंग्रेज औरत जो मेरे घर में आ गई, इससे जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों का क्या होगा? मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को भी अपनी मां समझेगा या नहीं समझेगा? ये औरत उसको अपनी सास मानेगी या ना मानेगी? इधर मैं मर गया तो मेरी बीवी कहीं दर दर की ठोकर ना खाने लगे, 2 टाइम का कोई खाना भी देगा या ना देगा? ये सारे ख्यालात उसके जहन में आने लगे। फिर भी औरत के सामने, उसकी नई बीवी के सामने अपने इस बाप ने अपनी जबान न खोली और सामान ले जाकर अपने घर में रख दिया और एक कमरे में बता दिया कि बेटा ये तुम्हारा कमरा है, ये तुम्हारी बीवी का कमरा है। और खुद नौकरों की तरह रहने लगा कि मेरी बहू को इस बात का इल्म ना हो कि ये मेरा बाप है, वरना क्या सोचेगी और मेरे बेटे की इज्जत में कहीं फर्क ना आ जाए। बेटे को एक नौकरी मिल गई, वो ऑफिस जाने लगा। बाप अपने बेटे का लंच लेकर कभी कभी ऑफिस जाता था। लोग उससे पूछते थे बेटे से ये कौन है? उस वक्त भी वो सच्चाई बताने से इनकार करता था और कहता था ये मेरा पड़ोसी है, कभी कहता था कि ये मेरा जानने वाला है, कभी कहता था ये मेरे जानने वाले के बाप हैं, कभी कुछ कभी कुछ। एक दिन किसी ने पूछा भाई बताओ ये रोजाना आता है, ये कौन है? लड़के ने कहा ये मेरे जानने वाले हैं, खाना लेके आते हैं। बाप आज गुस्सा बर्दाश्त न कर सका और बाप ने छोड़ते ही कह दिया बेटा मैं तेरा नहीं तेरी मां का जानने वाला हूं। बेटा मैं तेरा नहीं तेरी मां का जानने वाला हूं, ताकि सबके सामने एहसास हो सके। लोगों ने कहा क्या मतलब? कहा ये अच्छी तरीके से जानता है इसकी मां कौन है और मेरा उसकी मां के साथ ताल्लुक है, यानी वो मेरी बीवी है। लड़के को आज बड़ी शर्म आई कि सबके सामने बाप ने अपने आप को मेरा बाप कह दिया। उसने कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर दिया और एक नोटिस भेज दिया और अपने बाप को हुक्म दिया कि कोर्ट में ये साबित करो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, वरना जिंदगी तुम्हारी तबाह कर दूंगा। मुकदमा लड़वाते लड़वाते मेरे प्यारे साथियों वो मुकदमा पटना की अदालत में चला, लेकिन भारत की अदालत इतनी जल्दी फैसले कहां करती है? मुकदमे लटके रहते हैं। मुकदमा खत्म होने से पहले ही बाप का इस दुनिया से इंतकाल हो जाता है, ये बाप इस दुनिया से चला जाता है, ये धोबी मर जाता है। मेरे भाइयों गौर करो कि कॉन्वेंट स्कूल में उसने पढ़ाया था कि मेरा बेटा एक अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, आला तालीम हासिल करेगा। लंदन भेजा सिफारिश करके कि पढ़ लिख कर आएगा तो मेरी गरीबी दूर होगी, फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन क्या मालूम था कि मुझे इस बेटे को अपना बेटा साबित करने के लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा और मेरा बेटा इस बात पर मेरे ऊपर नोटिस भेज देगा कि तुम मेरे बाप हो, ये कोर्ट में साबित करो। मेरे प्यारे साथियों आज की मौजूदा तालीम ने और मौजूदा कॉन्वेंट ईसाई मिशनरियों ने बाप और बेटे की तमीज को भी खत्म कर दिया है। गौर करो वो अमेरिका और गौर करो वो लंदन, जहां आज भी जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो बाप जल्दी से यकीन नहीं करता है कि ये मेरा ही बेटा या किसी दूसरे का। जहां आवारा नस्लों की भरमार हो, जहां शादी से पहले लड़कियां माएं बनती हो, जहां जिस्म को अपनी
प्रॉपर्टी समझा जाता हो, कोई जरूरी नहीं कि शादी के बाद पति इस्तेमाल करे। मेरी बॉडी, मेरी जिस्म, मेरी मर्जी का नारा लगता हो कि ये मेरा है, मेरा जिस्म है, मैं जहां चाहूं इस्तेमाल करूं। जहां शादी के बाद भी एक पति को अपनी पति की बॉडी पर पूरा हक न हो, आज वहीं से निकलने वाली ईसाइयत और वहीं से चलने वाले ये कॉन्वेंट स्कूल मेरे भाइयों आज हमें कहां पहुंचाएंगे, किस दहलीज पे पहुंचाएंगे। इस मर्तबा का रिकॉर्ड देखो, अमेरिका का रिकॉर्ड है, 1 करोड़ लड़कियां शादी से पहले माएं बनी हैं। यह अमेरिका का रिकॉर्ड है इस साल का। 1 करोड़ लड़कियां शादी से पहले मां बन गई हैं। ये वो लड़कियां मां बनी हैं जिन्होंने आलाते मने हमल